शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफल किसान की जो परंपरागत फसलों की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधों की खेती और मसालों की खेती करते हैं। इनकी खेती का तरीका इतना नायाब है कि कई किसान इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो चलिए समझते हैं इनकी कृषि के इस सिस्टम को। दूर तक हरियाली और खुशहाली बयान करते ये है किसान अशोक पटेल के खेत। खेतों में कई तरह की फसलें तैयार हो रही है। साथ ही खेतों के बीचों बीच रखे मधुमक्खियों के बॉक्स में अंदर शहद तैयार हो रहा है। दक्षिणी गुजरात के छोटे से गांव में मौजूद उनके खेती करने के तरीके की वाहवाही आज पूरे देश में हो रही है। अपनी बनाई खेती के सिस्टम से वो एक समय में कई तरह के लाभ ले पा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सफल किसान है, बल्कि इसलिए भी कि उनके प्रयासों से प्रकृति संरक्षण करना आसान हो पा रहा है। अशोक जी इस समय अपने खेतों में परंपरागत फसलें, फल बागवानी, मसाला फसलें, औषधीय पौधे, बोनसाई प्लांट, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बत्तख पालन, गाय पालन, खरगोश पालन, बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, जीव संरक्षण में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले वो भी सामान्य खेती ही किया करते थे, लेकिन कृषि के प्रति बढ़ती जिज्ञासाओं ने उन्हें आज ऐसे मकाम में ला खड़ा किया है कि जहां से दूर दूर तक सफलता की राहें ही निकलती है। अशोक जी ने 12 साल पहले मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया था और शुरुआत करीब 50 बॉक्स से की थी। उन्हें मधुमक्खी पालन इतना भाया कि मौजूदा समय में उनके पास करीब 5000 कॉलोनियां हैं, जिनमें 15 से 20 करोड़ मक्खियां हैं। ये मक्खियां जहां शहद बनाने का काम करती रहती है, वहीं फसलों में परागण बढ़ाकर उपज में इजाफा भी कर रही है। बेसिकली मैं फार्मर हूँ। फार्मर के किसानी के साथ मैं नेचर लवर भी हूँ। 10 एकड़ का किसानी करता हूँ मैं। इसमें गन्ना हो गया, आम, एलिफेंट फूड, स्टार फूड, केला वगैरह सारी पैदावार करता हूँ। 12 साल पहले मैंने ट्रेनिंग लिया था मधुमक्खी पालन का, जो नवसारी में मैंने लिया था, KVI से लिया था। उसके बाद किसानी के साथ जैसे पशुपालन होता है वैसे चालू किया मैंने मधुमक्खी पालन। आज मेरा 13वां साल है बी कीपिंग का। स्टार्टिंग किया था तब मेरे पास 50 बॉक्सेस थी। आज मेरे पास 5000 कॉलोनियां है, उसमें 15 से 20 करोड़ मक्खियां है। इस सारी को लेके मैं घूमता हूं जहां जहां फूल है वहां पे। मेरा गत साल का उत्पादन था हनी का 1,50,000 kg। मैं जो हनी मेरा पास कलेक्ट होता है उसको मैं जब खुद मॉडलिंग करता हूं, पूरे इंडिया में मैं उसको बाय कुरियर, इंडियन पोस्टल कुरियर, लोकल कुरियर से भी भेजता हूं। और मधुमक्खी के साथ में और भी बहुत सारा भी काम कर लेता हूं। मैं पूरा इंडिया घुमा हूं, तो जहां जहां मैं कुछ अच्छा देखा मैंने यहाँ पे अमल किया।
अशोक जी के कृषि के सिस्टम को और भी विस्तार से समझने से पहले आइए जानते हैं मधुमक्खी पालन और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। वैसे तो मधुमक्खी पालन व्यवसाय भूमिहीन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है, लेकिन खेती के साथ इसे करने के कई सारे लाभ हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे मौनालय की स्थापना ऐसी जगह पर करें जहां से होकर मुख्य सड़क ना जाती हो, आसपास साफ पानी का स्रोत हो, स्थान आंशिक छायादार हो, साथ ही करीब 3 किलोमीटर के दायरे में आहार के विकल्प उपलब्ध हो। वैसे तो मधुमक्खी पालन कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर या फरवरी, मार्च का समय ज्यादा अच्छा होता है। इस अवधि में मधुमक्खियों को भोजन इकट्ठा करने में आसानी होती है। मधुमक्खी पालन के लिए एपिस सिराना इंडिका व एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाला जा सकता है। देसी मधुमक्खी प्रतिवर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार और इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास व मीठी क्रांति के लक्ष्य को पाने के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन शुरू किया है। इस क्षेत्र में विकास के लिए भारत सरकार एक और पहल कर 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बना रही है, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। यही वजह है कि शहद उत्पादन में हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 8 सालों में शहद उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014-15 में 8,530 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता था, जो साल 2021-22 में 1,25,000 मीट्रिक टन हो गया है। अशोक जी मधु व्यवसाय को सफल बनाने के लिए एक अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे विपरीत मौसम में भी मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार न देना पड़े। क्या है वो तकनीक, आइए जानते हैं। विपरीत मौसम यानी वो समय जब पर्याप्त मात्रा में फसलें और पुष्पन उपलब्ध नहीं होता, तब ज्यादातर मधुमक्खी पालक अपनी मधुमक्खियों को चीनी या शहद का कृत्रिम भोजन कराते हैं। लेकिन अशोक जी जहां मधुमक्खियों के व्यवहार को बखूबी समझते हैं, वहीं वो माइग्रेशन मॉडल पर काम करते हैं, जिसके तहत वो मधु पेटियों को अलग अलग राज्यों में ले जाते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की फसलों और पौधों से मधुमक्खियों को भोजन कराया जा सके। वो मानते हैं कि जब पर्याप्त फूलों का अभाव हो, तब चीनी के घोल से मधुमक्खियों को भोजन देने से बेहतर होता है अन्य स्थानों में ले जाना। मैं मधुमक्खी पालन करता हूँ, तो अपने यहाँ इंडिया की बात करें तो 5 किस्म की मधुमक्खियां हैं। इसमें जो 3 किस्म की मधुमक्खी को मैं पालता हूँ। मेरे पास एक सबसे छोटी मक्खी है, जस्ट लाइक स्मॉल चाइल्ड, नन्ही सी जान। एक्चुअली मैं मान चाहता हूँ हर किसान के पास एज ए पोलिनेटर्स के तौर पे हो। स्टिंगलेस भी है और पोलिनेशन के सबसे अच्छा है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले फूलों पे अक्सर ज्यादा जाता है। ये नन्ही सी जान स्टिंगलेस है, छोटा बच्चा भी कर पाएगा और एजेड लोग भी कर पाएंगे, क्योंकि ये इसमें कुछ करना ही नहीं। उसको बाम्बू में, बॉक्स में, किसी भी में रख लो, और इसमें से रानी होती है बेचारी, एक पेड़ करता है तब ये खत्म हो जाती है, क्योंकि रानी उड़ नहीं पाती। और पोलिनेशन के सबसे अच्छे, हमारे बहुत से क्रॉप ऐसे हैं उसमें ये मक्खी सबसे अच्छा काम करेगी। छोटे छोटे पेड़ पे काम करेंगे। उसका हानि को निकालने आए चम्मच से, तो कोई ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उसको घर के आंगन में लगा दो गमले के तौर पे, और ये 200 से 500 मीटर घूम के आएगी। हमें इसमें कुछ मांगना देना ही नहीं, तो अपने आराम से काम करेंगी। इसको बोलेंगे नेटिव बी, सबसे छोटी मक्खी। ये बॉक्स में रह सकती है, उसको मैं मटके में भी पालता हूँ, बॉक्स में भी, बाम्बू में भी है। हमारे पास एक छोटी बॉक्स और भी मक्खी है, जिसको आजादी के बाद किसान को पढ़ाया गया था। तो ये इंडिका टाइप भी, ये लोकल भी है। खादी का मुझे सिखाया था ये मक्खी के बारे में, तब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये थोड़ी फनकी होती है, लेकिन हालांकि ये वाइल्ड फ्लोरा के लिए सबसे अच्छा काम कर लेती है। मैं उसको भी पाल लेता हूँ मैं।
हाँ, और ये वाइल्ड फ्लोरा के लिए अच्छा है, और जहां कम फ्लोरा है वहां भी ये काम कर लेगी, और इसको माइग्रेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए एक जगह जहां रखना है वहां पे इसको रखते हैं। और हमारे पास ए टाइप के मधुमक्खी के 5000 कॉलोनियां है, 5000 कॉलोनियां, उसको बोलेंगे मेलिफेरा, द गुड कैरिंग बी, द गुड कैरिंग बी। ये यूनिवर्सल भी है, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है मधुमक्खी पालन के लिए। इसको मैं सिर्फ हल्का सा धुआं दूंगा तो इसकी थर्मल डिस्ट्रेस हो जाएगी। ये मधुमक्खी की फ्रेम, एपिस मेलिफेरा, द गुड कैरिंग बी, ये यूनिवर्सल भी है, पूरे वर्ल्ड में मधुमक्खी पालन में सबसे अच्छी है। जब से मैंने इस पे मक्खी पे काम किया तब से पीछे नहीं हटा। अशोक जी के इस काम में उनकी पत्नी की बेहद ही अहम भागीदारी रहती है। वो किस तरह से उनका साथ देती हैं, आइए देखते हैं। एक कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ऐसे ही अशोक जी की सफलता के पीछे उनकी पत्नी अहम भूमिका निभा रही हैं। अशोक जी शहद तैयार करते हैं तो उनकी जीवन संगनी शहद की पैकिंग से मार्केटिंग करती है। वो कोरियर के माध्यम से देश के कई इलाकों तक उत्पाद भेजती है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक समूह भी बनाया है जिसमें 10 महिलाएं शामिल हैं, जो शहद के अलावा फलों के उत्पाद भी तैयार करती है। साथ ही अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण भी देती हैं। मैं HSC ग्रुप चलाती हूँ। हमारे 10 बहनों जुड़ी है। जो हनी निकलता है उसका प्रोसेसिंग, बॉटलिंग, मार्केटिंग हम 10 बहनों करती है। ये HSC ग्रुप की बहनों के और दूसरे भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि चीकू स्लाइस, मैंगो स्लाइस, हल्दी पाउडर, आंवला कैंडी सब बनाते हैं। और उसका सब बिक्री हम पूरा इंडिया में कुरियर थ्रू हम भेजते हैं। और दूसरी बहनों को हम सिखाते भी है, जिसे जो मधुमक्खी पालन करना है, चीकू चिप्स बनाना है, मैंगो चिप्स बनाना है, सब रागी की प्रोडक्ट भी बनाते हैं, वो भी हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं पूरे इंडिया में हम कोरियर थ्रू भेजते हैं। और जहाँ जहाँ बागायत का स्टॉल, केवीके का स्टॉल, गांधी मेला, सरस मेला लगा के हम उसका बिक्री करते हैं। इससे हमारी ये आमदनी बढ़ती है और इसके द्वारा हम पूरे इंडिया कुरियर थ्रू हम मार्केटिंग कर दे सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अशोक जी के यहाँ टूरिस्ट भी विजिट के लिए आते हैं, और ऐसा वो क्यों करते हैं बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना अशोक जी के कृषि के सिस्टम के बारे में। आपको बता दें कि दूर दराज से टूरिस्ट भी इनके खेतों में विजिट के लिए आते हैं, और इसकी क्या वजह है आइए जानते हैं। सुकून की तलाश में आज का युवा गांवों का रुख कर रहा है। ये उनके लिए काफी सहज है। जिनके पास अपने गांव हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, वो ऐसे स्थानों का चुनाव कर रहे हैं जहां ऐसा माहौल बनाकर युवाओं को ये सुख आसानी से मिल सकता है। ऐसी ही व्यवस्था बना रखी है हमारे सफल किसान अशोक जी ने। खेत की हरियाली के बीच लगे पेड़ पर अशोक जी ने ट्री हाउस बना रखा है, जिसे अंदर से देखने पर गांव के जीवन को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ये हाउस पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जहां गर्मी में ठंडक तो ठंड में राहत महसूस होगी। ये हमने बना रखे ट्री हाउस, जो मेरा गेस्ट रूम भी है। मेरे घर पे मेरे गेस्ट आते हैं, उसको मैं ट्री हाउस पे रखता हूँ।
और जो विजिटर आए थे उसको भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठाता हूँ। ये मानो आम के पेड़ों पे बना ट्री हाउस, मैंने ऐसे 3 ट्री हाउस बना रखे हैं। उसमें 2 एक राजापुरी के पेड़ पे है, एक केसर किस्म का आम है, एक अल्फांसो किस्म का आम है। और ये जो मैंने बना रखा है ये लोकल बाम्बू से बनाया है पेड़, लोकल बाम्बू से। यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट नहीं है, ये बाम्बू से मैंने खुद बनाया है। खासकर ये मैंने बनाया था लॉकडाउन में। और ये होते हैं बालू पेंटिंग, ये काउडंग से, गिर गाय के काउडंग से बनाया हुआ है। ये लोगों को अच्छा लगता है जब देखने के लिए। तो ये अभी आगे मैं बना रहा हूँ इसको बंद रूम के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं सर, तो इसको खुले में अच्छा नहीं लगता। तो नाइट होल्ड के लिए अभी मैं इसको बंद रूम के कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। अभी हम जो सोलतरा गांव में अशोक भाई पटेल के वहां पे जो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो देखा, ये संकलित खेती का जो तरीका देखा, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। और अशोक भाई का जो मुख्य जो काम है वो शहद उत्पादन करना है, बी कीपिंग से जुड़े हुए हैं। और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो बहुत ही अच्छा रोल मॉडल है इनके पास। और ये जो काफी इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, काफी वनस्पतियां हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी है, और जो ये सुशोभित पौधों की नर्सरी भी है इनके पास बोनसाई भी है। और ये सभी जितने जो पेड़ पौधे, जो फलों के पौधे हैं, और उनसे सभी जो मधुमक्खियां हैं वो इनसे नेक्टर लाके और इनको शहद, इनके जो शहद जो उत्पादन करते हैं उसमें मदद रूप है। इनके पास जो आम की केसर जो किस्म है वो है, और दूसरा इनके पास ड्रैगन फ्रूट भी है, और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का काफी अच्छा इनके पास कलेक्शन है। और इनके पास खरगोश पालन भी है, और जो बतख पालन भी ये कर रहे हैं, और इसके साथ बकरी पालन भी कर रहे हैं। और ये जो इनका फार्म है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और अशोक भाई के बारे में बात करें तो इनका जो शहद का जो उत्पादन है उसका टर्नओवर जो है करोड़ों में है। और कोई भी जो आता है उनको ये मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रकृति प्रेमी हैं, और जो पशु प्रेमी हैं। और इनका जो यहाँ पे जितना भी इनका उत्पाद जो भी है, जो बनाते हैं, उनका एक छोटा सा एक स्टॉल भी है, तो वहां पे ये इनका विक्रय करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ट्री के ऊपर, पेड़ों के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे से मकान बना रखे हैं। तो ये टूरिस्ट और या इनके जो भी गेस्ट आते हैं उनको ये यहाँ पे रखते हैं थोड़े दिन के। अशोक जी अपने खेतों में मसाला और औषधीय पौधे भी उगाते हैं, और उनका मानना है कि हर किसान को ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्यों? आइए उन्हीं से जानते हैं। अशोक जी के खेत में इस समय कई तरह के पौधों के साथ मसालों के पौधे भी लगे हैं। करीब 8 प्रकार के पौधों को वो बेहद जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि इससे खाने में स्वाद के साथ साथ बगिया पूरी लगती है। इसके साथ ही कई तरह के औषधीय पौधे भी अशोक जी ने लगा रखे हैं, जिसमें 5 तरह की तुलसी, ब्राह्मी, सर्पगंधा, शतावरी, पत्थरचटा, नगोड़ मुख्य है। मेरे घर पे जो लोग आते हैं, खासकर से स्कूल के बच्चे और फार्मर और विजिटर, उसको सारे को मैं दिखाता हूँ मेडिसिनल प्लांट के बारे में। तुलसी की 5 किस्म होती है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, इसको बोलेंगे वन तुलसी जो जंगल में पाई जाती है, और इसको बोलेंगे कपूर तुलसी, और इसको बोलेंगे मेन तुलसी। मैं अगर इस बच्चे को देता ना तो इसका पत्ता खिलाता हूँ तो ये जस्ट पोलो जैसे देखेगा, तो बच्चे को दिमाग में जादू लग जाएगा। तो ये अपना मेडिसिनल प्लांट के बारे में समझने लगेगा, और ये बच्चा अपने घर पे रखेगा तो नेचर लेवल भी बनेगा। और तुलसी का तो बहुत सारा इस्तेमाल है, इसको बोलेंगे कपूर तुलसी। मैं देता हूं ब्राह्मी, द ब्रेन टॉनिक। पुराने जमाने में लोग पागल हो जाते थे, तब उसका पत्ते का खिलाया जाता था। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, पकौड़ा बनाओ, परोठा बनाओ, इसमें डाल सकते हो। और ब्राह्मी में दे रहा हूं किसान को, जो बोलता हूं आप अपने दूध वाली गाय को दो, उसको सेमी शेयर में भी चल जाएगा, 6 में भी हो जाएगी, और ब्राह्मी युक्त दूध आप बेचोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं देता हूं किसान को शतावरी, एक घर के खेत के किसान के हेज पे बाढ़ पे लगा दिया, इसको ये शतावरी बोलेंगे। शतावरी का चूर्ण मार्केट में मिलता है एसिडिटी के लिए, लेकिन किसान की गायों के लिए सबसे अच्छा है, जो गाय दूध दे रहे कम देते हैं उसके लिए भी,
तो ये सब बताता हूँ। ये इसको बोलेंगे पान फूटी, पथरी का अक्सर इलाज होता है। हाँ, तो बहुत से लोग अभी रखने लगे, पथरी हो या नहीं हो, महीने एक दो में तो ये कर सकते। इसको बोलेंगे नगोर, ये सबसे अच्छा है स्किन के लिए। पुराने जमाने में साबुन हुआ ही नहीं करता था, तो बहनों को प्रसूति के बाद इसके पत्ते से नहलाया जाता था। ये एंटी बैक्टीरियल भी है और स्किन ग्लो भी करेगी और एंटी मॉस्किटो भी है। अशोक जी अपने खेतों में उगने वाली जैविक फसलों की गुणवत्ता में इजाफा करने के लिए वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि वो किस तरह से रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। ये समय की मांग है कि अब किसान वापस से प्राकृतिक व जैविक खेती की तरफ लौट रहे हैं। अशोक जी की सफल बागवानी के पीछे भी यही वजह है। वो अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं और खाद की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए गाय पालन करते हैं। इस समय उनके पास करीब 20 देसी गाय हैं, जिसमें गिर गाय भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने किचन गार्डन की तर्ज पर मछली पालन कर रखा है। 50 बाई 40 के उनके तालाब में देसी नस्लें हैं, जो महज 4 से 5 माह में 1 किलो का वजन ले लेती है। खेत का जो कचरा और गाय का गोबर मैं सारा बना देता हूँ वर्मी कंपोस्ट। अभी तो और भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे खरपतवार कम होती है। जो भी कचरा है उसको दे दो वर्मी बेड बना के, वर्मी कंपोस्ट। तो ये अर्थवर्म है जो सारा कचरा खा जाएगा। मैं बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं तोड़ के दिखाता हूँ, तो बोलता है ये उबलेंगी। बच्चे को पता है उबलेंगी, तोड़ के तो बच्चा डर जाता है। फिर उसको बताता हूँ मरेगा नहीं, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ, ये किसान का सबसे अच्छा मित्र है और प्रकृति का खाता का कारखाना है। जैसे आ गया हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वीट क्रांति, अभी अपना पीएम ने बोल रखा है ब्लू क्रांति के बारे में। तो मैं हमारे गांव के तालाब को मैंने लीज पे लेकर करते ही हम, लेकिन ये मैंने किचन गार्डन के तौर पे मत्स्य पालन किया है। आप देख रहे हो इसमें पंगसियस किस्म की मछली है। छोटी छोटी मछली हम डालेंगे, एक 4 से 5, 6, 7 महीने में हो जाएगी 1 kg की। अभी हम भी मार्केट में फ्रेश का बड़ा चल रहा है। हम ये मत्स्य पालन करेंगे। ये 50 बाई 40 का एक तालाब है, उसमें मैंने छोड़ी है 500-700 मछलियां। और आपको इनकम जनरेट करनी है घर के आंगन में, तो अगर जमीन में पानी नीचे डालना है तो भी ये सबसे अच्छा है। हाँ, और ये एक रेशियो होगा, हम इतनी मछली डालेंगे तो इतना निकलेगा। अपना किचन वेस्ट, गोबर का जो गाय का वेस्ट, ये सारा कुछ हम डाल सकते हैं। और ये मत्स्य पालन जो सबसे आसान है। आइए अब आपको अशोक जी के बारे में एक और दिलचस्प बात बताते हैं। ये खेती और पशुपालन के अलावा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी अहम पहल कर रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। पर्यावरण को सुचारू रूप से बनाए रखने में हर जीव की अपनी अपनी भूमिका होती है। अगर कोई जीव कम हो जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र पर सीधा असर पड़ता है। इसे गंभीरता से लेते हुए अशोक जी सर्प संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के सुंदर पक्षी भी पाल रखे हैं। कुल मिलाकर अशोक जी के खेत में आपको संपूर्णता के दर्शन हो जाएंगे। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की मदद से किस तरह अशोक जी ने ये मुकाम हासिल किया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो एंड वेलकम टू अशोक कृषि स्टार्टअप। विक्रम जी नमस्कार जी, मैं विक्रम सिंह हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसमें जो है स्कीम भी है, जिसके तहत मतलब हम लोगों को आसानी भी हो जाती है इसको करने में भी। कितनी सब्सिडी दी गई है इस पर? यहाँ पे हम लोग 140 मिला हुआ है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए अब जानते हैं कि हमारे आज के सफल किसान अशोक जी की कामयाबी के पीछे नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की क्या भूमिका रही। भारत में कृषि और पशुपालन की जो तस्वीर हमारे सामने है, उसमें सबसे अहम भूमिका कृषि विश्वविद्यालयों की है। विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों को सही मार्गदर्शन देकर व उन्हें प्रशिक्षित करके मुनाफे की तरफ ले जाने में कारगर साबित हुए हैं। अशोक जी भी यही मानते हैं कि आज वो जिस स्थान पर है, उसके पीछे नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। मौजूदा समय में विश्वविद्यालय किसानों को एकीकृत कृषि की तकनीक के साथ साथ कृषि में लागत कैसे कम की जाए, इस पर भी जोर दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के असर से उपज की मात्रा बनाए रखने पर भी अनुसंधान किए जा रहे हैं। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। अशोक जी मानते हैं कि आज उनकी कृषि और पशुपालन की जो प्रणाली सामने है, उसमें नवसारी विश्वविद्यालय का खासा रोल है। विशेषज्ञों ने उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया है, जिससे वो कृषि के लाभ का व्यवसाय बनाया जा सके। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन को ऊपर बहुत जोर देती है। आपने शायद देखा होगा कि हमारे ये किसानों के पास जो यूनिवर्सिटी के बारे में जो जानकारी है, वो इसी की वजह है, उसी का परिणाम है। तो हमारे पास आज हमारे पूरे इस यूनिवर्सिटी जुरिडिक्शन में हमारे पास 5 केवीकेस है। केवीकेस किसान कृषि विज्ञान केंद्र, और 2 जो है वो एक गुजरात यूनिवर्सिटी का और एक बायफ का, मतलब 7 जिले में 7 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। अभी इसकी पहली शुरुआत बहुत पहले 1978 में सरदार स्मृति केंद्र, यहाँ एक सेंटर है जहाँ पे हम किसानों के लिए बहुत सारी जो भी माहिती उनको देना है, जो भी टेक्नोलॉजी देना है, उसके फोटोग्राफ हो, उसके स्कल्पचर हो, उसके जो वैरायटीज के जो दाने हो, उस सब उसको डिस्प्ले किया है। और इसी ये पब्लिक प्राइवेट मोड पे किसानों के पैसे से ये सरदार स्मृति केंद्र बनाया है। हमारा मेन फोकस जो है वो किसानों को ट्रेनिंग देके फार्मर्स टू फार्मर एक्सटेंशन कैसे हो, ताकि एक किसान अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी दूसरे किसान के साथ शेयर कर सके। तो हमारी फिलोसॉफी हमेशा फार्मर्स टू फार्मर एक्सटेंशन और ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने बनाई है। अशोक जी ने अपने व्यवसाय को जो विस्तार दिया है, इससे सालाना उन्हें कितना मुनाफा हो जाता है, आइए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते चलें। अशोक जी ने खेती को जो नया रूप दिया है, उससे वो मोटी कमाई कर रहे हैं। वो बताते हैं कि केवल कृषि से वो साल में 10 लाख की कमाई कर लेते हैं, और अगर बाकी विधाओं से मिलने वाली आय का आकलन किया जाए तो मुनाफा करोड़ों में जाता है। अपने काम को सहज बनाने के लिए अशोक जी ने 70 लोगों को रोजगार दे रखा है। तो देखा आपने, खेती और पशुपालन के साथ साथ अगर प्रकृति से भी हाथ मिला लिया जाए तो कितना बढ़िया लाभ हो सकता है। उम्मीद है कि सफल किसान का आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी तरह प्रेरणादायी किसानों को हम आपसे मिलवाते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
बदलते भारत की शान।